ठीक है, तो थ्योरी ओपन हो रहा है आपके यहाँ? ये पेज ओपन हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये थ्योरी भी आप लोग पढ़ ले होंगे, प्रोसीजर भी, ऑसिलोस्कोप ट्यूटोरियल, ऑसिलोस्कोप के बारे में भी पढ़े होंगे, है ना? ये सब चीजें ओपन हो रहा है। हम आते सीधे सिमुलेशन पर, प्रैक्टिकल को सिमुलेट कैसे करना है, करना क्या है, ठीक ना? हार्डवेयर रेक्टिफायर ये भी ओपन हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो बताओगे ना? सर्किट भी आपसे ओपन हो रहा होगा, फिर आप सर्किट भी देख रहे होगे कि ये जो ओपन हो के आया है। तो ये हार्डवेयर रेक्टिफायर की सर्किट भी आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन ओपन हो रहा है आपके मोबाइल में? यस सर। ओके, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है सर? जो सर न्यूमेरिक वैल्यू देखिए भरने आप पड़ता है इंस्ट्रक्शन करने में। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जैक्टली परफॉर्म करने में ना? चलो ठीक है, तो इसमें जो है इसका कोई रेमेडी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपके मोबाइल में अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसको जो है एक्सपीरियंस कीजिए और इसको जो है थ्योरी पार्ट आप कंप्लीट करिए। प्रैक्टिकल आप जब आएंगे 1 मार्च से संभवतः हो सकता है आपका कॉलेज ओपन होगा, तो 1 मार्च से जब आप लोग आएंगे तो फिर यहाँ पे जो है लैब में आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन में लोड रजिस्टर की वैल्यू आपको कुछ कहीं सेट कर देना है। मान लो अपने सेंटर में कर दिया, सेट कर दिया 500 ओम, ठीक है ना? कुछ सेट कर दिया इस तरह से, मान लो आपने लोड ये सेट कर दिया। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा ही होगा स्टेप बाय स्टेप क्या है। पहला स्टेप है रजिस्टर आरएल को सेट करना, देन क्लिक ऑन बटन टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। ऑन बटन को आपको क्लिक करना है एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड स्टेप इज डबल क्लिक ऑन साइन वेव। पहले एक एक स्टेप देखिए आप। आपने रेजिस्टेंस लोड रजिस्टर सेट कर दिया। अच्छा, इस सर्किट में पहचानते हैं ना सब कुछ आप लोग, ये क्या है? सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, सिंपल डायोड है। तो इसमें देखिए जो है आपके सर्किट में क्या है, डायोड के क्रॉस एक सिंपल जो है आपका साइन वेव कनेक्ट है, यानी एसी सोर्स। साइन वेव, कोसाइन वेव, ये आपका एसी सिग्नल होता है, ठीक ना? ये जानते हैं नहीं आप लोग? इतनी सब चीजें तो जानते होंगे कि अगर आपको एसी सोर्स है तो उसे कौन सा सिग्नल मिलेगा, अगर डीसी सोर्स है तो कौन सा सिग्नल मिलेगा। क्या डीसी सोर्स से आपको साइन वेव मिलेगा? नो सर। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें सब आप लोग जानते हैं। तो अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर डायोड को ऑपरेट करना है तो इसमें डीसी बायसिंग लगाना होगा ना, डीसी सप्लाई देना होगा ना। बैटरी लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप? यस सर। आपको हम एक पेज गूगल एक पेज हम जो है जैम का दिखा देते हैं। ये जैम बोर्ड है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग बना करके देखते हैं, जो आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि ये सिंपल पीएन जंक्शन जो है डायोड को सबसे पहले आप जो है एक डीसी बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये आपका लोड है आरएल। ये कितने वोल्ट का हो सकता है? यहाँ पे कितना वोल्ट लगा दें? कोई आइडिया? 500 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं हम? आवाज आ रही है जी हमारी? यस सर। हेलो, यस सर। ओके, तो बेटा आप लोग माइक ऑन करके रिप्लाई दो ना, जैसे हम कुछ पूछिए हमको भी पता चले कि आप लोग कहाँ तक जानते हो, कहाँ तक नहीं जानते हो। ठीक है, आप देखो, आप एक रफ नॉलेज ले लो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कोई भी होगा, कोई भी सर्किट होगा, तो उसमें जो सप्लाई वोल्टेज होगा, ठीक ना, उसमें 5 to 18 वोल्ट, इससे ज्यादा वोल्टेज कहीं पे यूज नहीं होता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इससे ज्यादा वोल्टेज बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहीं भी, कोई भी सर्किट किसी भी तरीके से आप हाथ से टच कर देते हो, किसी भी तरह कर दो, आपको कोई जो है यहाँ पे रिस्क नहीं है।
फुल्ली सेफ है, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो 25 वोल्ट तक सेंस नहीं करता है, ठीक ना। अगर कहीं भी वोल्टेज 25 वोल्ट तक है तो ह्यूमन बॉडी इसको सेंस नहीं कर सकता है। इसलिए आप उसको किसी भी तरीके से जो है सर्किट को अपने पास रखिए या अपने जेब में रखिए, ठीक ना। कहीं से भी बॉडी से टच होता है तो कोई इश्यू नहीं है, कहीं से कोई जो है लॉस नहीं है आपका, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब भी कहीं बात हो तो आप मान के चलो जनरली 5 to 18 वोल्ट के रेंज में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कहीं बाहर कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक। पहली बात। तो अब जब हमने बैटरी की बात यहाँ की, तो ये बैटरी आपकी जनरली आप थ्योरी में पढ़े हैं, जनरली कितनी है, 5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो 5 वोल्ट की डीसी बैटरी आप लगाते हैं, ठीक ना। ये डीसी वोल्टेज क्यों लगाते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं? अगर डायरेक्ट हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस डायोड के क्रॉस, तो इसके फंक्शनिंग में क्या दिक्कत आएगा? थ्योरी तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग। अगर हम डीसी बैटरी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट एसी बैटरी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यस, एक मिनट जी, बताएं जी। अच्छा, आपने करेक्शन किया है? राधे श्याम जी के पास जमा कर दो, ठीक ना। डीन ऑफिस में होंगे, आप पता करो, हम आपको बताएंगे क्या राधे श्याम जी का है। दिन भर हमको इतना परेशानी होती है कि खाली बस स्कॉलरशिप वाले ही बच्चे परेशान थे, कभी फोन पे, कभी मैसेज पे, कभी पर्सनली मिलके। तो हम आप लोगों से सवाल पूछे थे कि अगर डायोड के क्रॉस आप बायसिंग वोल्टेज, डीसी वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हो, डायरेक्ट सिर्फ एसी सोर्स अप्लाई कर देते हो, तो इसके फंक्शनिंग में क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, ये सोचिएगा। अच्छा ठीक है सर, नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो जाएगा? नहीं जी, आपका फेथफुल रेक्टिफिकेशन होगा कि नहीं? फेथफुल रेक्टिफिकेशन मीन्स सपोज यू हैव this sub cycle of AC signal, and after rectification you will get complete rectified signal corresponding to each and every part of input AC signal। यानी इसे जो इनपुट AC सिग्नल के इसके सभी पार्ट के लिए आपको रेक्टिफाइड सिग्नल मिलना चाहिए। डीसी मत कर लो, ठीक है, अभी मोटी बात है, कर लो डीसी सिग्नल मिलना चाहिए। आपका जो रेक्टिफाइड सिग्नल होता है वो पल्सेटिंग एसी होता है, लेकिन आप अभी ठीक है, इनिशियली आप मान के चलो एसी से डीसी कन्वर्ट कर देगा रेक्टिफायर, सीधी सी बात। तो ये पूरे सिग्नल के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट पे जो है डीसी सिग्नल मिलेगा या किसी के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा? नो सर, चलो ठीक है, इसकी बातें बाद में छोड़ दो। तो पॉजिटिव वाले के लिए डीसी मिलेगा, नेगेटिव भी हट जाएगा, और बेटा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव भी कंप्लीट साइकिल नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, पॉजिटिव की कंप्लीट साइकिल तब तक नहीं मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ 0 से बढ़ा है, 0.2 वोल्टेज पॉजिटिव ये है, हमने मान लिया, तो क्या यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा आउटपुट पे? नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हाँ 0.7 से जब ज्यादा होगा तभी मिलेगा। अगर 0.7 से कम आपका वोल्टेज है तो आउटपुट पे 0 ही मिलेगा, क्योंकि आपने डीसी नहीं लगाया है, ठीक। 0.2 पे नहीं मिलेगा, 0.3 पे नहीं मिलेगा, 0.4, 0.5 पे भी नहीं मिलेगा, 0.6 से आपका मिलना स्टार्ट होगा यहाँ पे आउटपुट, ठीक ना। यानी 0.6 वोल्टेज अगर यहाँ कहीं इनपुट होगा ये आपका, अगर ऐसे हम बात करें तो 0.6 या 0.7 जब वोल्टेज इनपुट पे होगा तब यहाँ पे आउटपुट पे आपको कुछ मिलेगा। और अगर आपने डीसी पहले से लगा दिया है तो जैसे डीसी लगा दिया मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो 0.7 की रिक्वायरमेंट है पहले से इसको आपने दे रखा है। तो अब अगर इसके ऊपर एसी सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करने का मतलब है एक सिग्नल के ऊपर दूसरे सिग्नल को बैठा देना। तो इस 5 वोल्ट डीसी पे अगर एसी सिग्नल इम्पोज करेंगे यानी उसके ऊपर बैठा देंगे तो वो तुरंत आपको मिलने लगेगा। यानी अगर यहाँ पे हमने कहा जैसे 0 आपका 0 से 0.1 वोल्टेज आपने एसी सिग्नल जैसे अप्लाई किया तो 0.1 वोल्टेज आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डीसी सिग्नल यहाँ पे मिलेगा। 0.1 वोल्टेज एसी करस्पॉन्डिंग डीसी आपको आउटपुट पे मिलेगा। कब? जब आप डीसी अप्लाई कर चुके हैं, यानी पहले से जो बायसिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक। अगर आपने डीसी वोल्टेज या 5 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाई है तो अब
डायोड वेट करेगा, इंतजार करेगा जब तक कि वोल्टेज पॉइंट ज्यादा नहीं हो जाए। ठीक, तो एसी जब 0.7 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आउटपुट मिलेगा। और जैसे ही इनपुट का, जैसे क्योंकि इनपुट ये साइकिल टाइप का है ना, इनपुट ये देखिए ऐसे साइकिल है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका 0.6 है, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, फिर जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग वोल्टेज जब है, जैसे ही 0.5 से 0.6 से नीचे आएगा फिर से आपका मिलना नहीं बंद होगा। तो आपको सिर्फ इतने पार्ट के लिए, इनपुट के इतने पार्ट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इनपुट का सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने बाइसिंग नहीं की है। जब बाइसिंग कर देंगे तो 0.7 डीसी से मिलेगा, उसके बाद एसी का पूरी हाफ साइकिल जो आपका वो पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? Yes. कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। अब आप जब ये कंफर्म कर लेंगे कि हम डीसी क्यों लगाते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार और समझाते हैं आपको, कि बहुत छोटी चीजें हैं, आपको समझना चाहिए। अब बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी ये सब छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप जो है सीएस के स्टूडेंट हैं तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अप्रोच है किसी चीज को समझने का। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो हर चीज को इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके आप समझेंगे। नहीं तो ये आदत रहेगी बस किसी तरह बस पास हो जाओ, एग्जाम में लिख दो ढेर सारा, जाके नंबर मिल जाए, बात खत्म। तो ये आपका एटीट्यूड फिर गंदा हो जाएगा। एटीट्यूड ऐसा बनाओ, आप सीएस पढ़ो, इसी पढ़ो, मैकेनिकल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट जो भी पढ़ो अच्छे से उसको, उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं क्रिस्टल क्लियर करके पढ़िए, उसको समझिए। हमने देखिए बात किया था, आप जानते हैं कि डायोड तभी ऑन होगा या इसके करस्पॉन्डिंग तभी करंट फ्लो होगा जब डायोड के जंक्शन के क्रॉस 0.7 वोल्टेज आप अप्लाई कर देंगे, जिसको कहते हैं बाइसिंग वोल्टेज। ठीक ना? तो बाइसिंग हम इसीलिए करते हैं। ये बात हो गई। अब ये जो बाइसिंग वोल्टेज है ये डीसी 0.7 है, यानी हमेशा 0.7 वोल्टेज इसके क्रॉस रहना चाहिए, उसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। ये टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात हमने कहा कि अब अगर आपने यहाँ पे एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, बैटरी जो लगती है इसके सीरीज में लगती है। ठीक ना? ये जो एसी बैटरी है ये सीरीज में है, यहाँ पे कनेक्शन के बीच में जो है आपका एक एसी सोर्स लग गया। डीसी सोर्स आपने लगाया था बाइसिंग के लिए, अब एसी सोर्स इसको रेक्टिफाई करना है, यही आपका मेन इनपुट है। ठीक ना? इनपुट सिग्नल है। तो अब हमने कहा कि आपको इनपुट के हर एक कंपोनेंट के लिए, यानी इनपुट का ये जो पूरा सिग्नल, पूरे सिग्नल के लिए आपका आउटपुट पे सिग्नल मिलना चाहिए। यही आप चाहते हैं, ये आपका डिजायर कंडीशन है। तो इनपुट के सभी कंपोनेंट के लिए आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आपका डायोड प्रॉपरली बाइस्ड है। प्रॉपरली बाइस्ड मींस कि आपके जंक्शन के क्रॉस 0.7 वोल्टेज इस बैटरी की सहायता से आपने जो है स्टेब्लिश कर दिया है। ऐसा है तो मिलेगा। 0.7 वोल्टेज इसके क्रॉस है, और जैसे ही यहाँ पे जो है आपका ये जीरो और नेगेटिव जानते हैं आप साइकिल, ये अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ये एक्सिस से, जीरो एक्सिस से अपर पार्ट जो है वो पॉजिटिव सिग्नल है ना? तो जैसे आप पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे आपको डीसी सिग्नल मिलेगा। ठीक है? अगर ये नहीं अप्लाई करेंगे, डीसी वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे, तो ये एसी सोर्स क्या करेगा, पहले इसको जो है बायस करेगा। बायस करने का मतलब है 0.7 वोल्टेज तक ये जो है वेट करेगा। इनपुट का जो है ये आपका सिग्नल जो है, हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेते हैं इनपुट का। अगर आपने ये 5 वोल्टेज बैटरी नहीं लगाया है तो ये मान लेते हैं 0.1 है, ये मान लेते हैं 0.2 वोल्टेज है, मान लेते हैं 0.3 वोल्टेज है, 0.6 वोल्टेज है। ठीक ना? यहाँ तक 0.5 वोल्ट तक आपको नहीं मिलेगा आउटपुट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.6 वोल्ट। तो 0.6 वोल्ट तक आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगा। कब? जब आपने बैटरी नहीं लगाई है।
फिर इसके बाद जो आप 0.7 वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे इनपुट पे, फिर आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट एसी के करस्पॉन्डिंग भी हमको आउटपुट मिले, ये चाहते हो ना? तो इसके लिए Yes, sir. आपको जो है बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। बैटरी अप्लाई कर दोगे तो बाइसिंग जो जरूरत है पहले से रहेगा, तो जैसे ही आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे 0.1 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज वो भी आपको आउटपुट पे मिलेगा। सिंपल, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, पढ़ लिए हैं। तो यहाँ देखिए सर्किट में सिंपल क्या है, एक डायोड बना है, एक साइन वेव जनरेटर है ये जिसको कहते हैं एसी सोर्स, एक आपका ऑसिलोस्कोप है। तो इसको देखिए ऑन कर दिया है, यहाँ पे इसको ऑन कर दो। ऑन कर दिया है तो ये देखिए आपका जनरेटर जो है एक्टिव हो गया। इसको डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, देखिए ऑसिलोस्कोप पे क्या आ गया, एक साइन वेव। ठीक है, ये आपका साइन वेव सिग्नल यहाँ पे इनपुट पे मिल गया, ये अप्लाई हो गया। ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करिए, ये क्या आपका आ गया, डीसी सिग्नल आ गया आपका डायरेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे जो बायस सर्किट लगा था, जैसे अभी हमने इस यहाँ पे इस सर्किट में एसी सोर्स और डीसी सोर्स दोनों लगाया है, तो ये जो आपका सिमुलेटर इसमें डीसी सोर्स ऑलरेडी इनबिल्ट है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे शो नहीं किया इन्होंने, कोई बात नहीं। डीसी सोर्स की जो है प्रैक्टिकल करने में एक बार इन्होंने सेट करके रखा है कि जितना रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज की बैटरी चाहिए वो पहले से यहाँ पे लगी हुई है। तो अब ऑसिलोस्कोप पे देखिए यहाँ डुअल कर देते हैं हम। एक यहाँ पे चैनल 1 है, ये इनपुट सिग्नल है, चैनल 2 है आउटपुट सिग्नल, ये आपका ग्राउंड है, और ये आपका डुअल यानी दोनों सिग्नल है, इनपुट आउटपुट दोनों है। कलर से आप देखिए, जो आपका ब्लू कलर है ये आपका इनपुट सिग्नल है, और यहाँ पे ओवरलैप है इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल जो है आपका इनपुट का पॉजिटिव होना क्या चाहिए, यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका पास कर जाएगा डायोड से, और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है जीरो हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। देखिए वही हो रहा है। चैनल 1 में जाइए, ये आपका इनपुट का ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो होना चाहिए डायोड के थ्रू आपका ये पॉजिटिव साइकिल पास कर जाएगा, और नेगेटिव साइकिल के करस्पॉन्डिंग आपका जीरो सिग्नल आ जाएगा, ग्राउंड आ जाएगा यानी। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, ये पॉजिटिव सिग्नल पास हो गया और ये ग्राउंड यहाँ हो गया, ठीक है। तो इसमें कई चीजें देखने की हैं। जैसे पहले आपने इनपुट सिग्नल का जो है यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड आपने सेट किया, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। किसी भी सिग्नल का जो है मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, जब आप सिग्नल लिखते हैं या कहीं लिखते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और फेज होता है, ये 3 चीजें होती है ना। तो सिग्नल का यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल जो आपका है, एक फ्रीक्वेंसी, एसी सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कुछ ना कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉब बना है, इस फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेरी हो रहा है ना। यस सर। 1 किलो हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज, 1500 मतलब होता है 1.5 किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻3। ये सब बातें हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था। लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। यहाँ से आप इसको वेरी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी करके आप रिजल्ट देख सकते हैं। इतने सारे जो है 1 किलो हर्ट्ज टू 5 किलो हर्ट्ज की वेरिएशन है, यहाँ से आप वेरी कर लीजिएगा 1 बाई 1 प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ से आप एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं, सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ से वेरी हो रहा है, तो यहाँ से सिग्नल वेरी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या बता रहे थे हम, चैनल 1 पे आपका ये सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिग्नल अगर आपके ऑसिलोस्कोप पे है तो ये कितने वोल्ट का है, आप देखिए यहाँ पे क्या सेट किए हैं आप, वोल्ट 1 वोल्ट पर डिवीजन आपने सेट कर रखा है। ये बाय डिफॉल्ट सेट है, आप इसको और सेट कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। लेकिन जैसे
1 वोल्ट पर डिवीजन सेट है। तो ये ऑसिलोस्कोप में डिवीजन दिख रहा है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दिख रहा है? ये छोटे छोटे बॉक्स टाइप के बने हैं। Yes, sir. तो डिवीजन को हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे खाना है, एक खाना, 2 खाना, है ना? वहां जब हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे, या अपने जो इंटर कॉलेज में अभी सीबीएसई बोर्ड वाले इसको डिवीजन ही पढ़ते हैं। तो इसको इजीली देख लीजिए आप। अगर वर्टिकल साइड में देखें तो कितने डिवीजन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल 8 डिवीजन है। वर्टिकली 8 डिवीजन है, यानी 8 वोल्ट आप ऊपर से नीचे तक यहाँ से आप देख सकते हैं 8 वोल्ट की सिग्नल को इस सेटिंग, प्रॉपर सेटिंग पे। इसी तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन कितने हैं? हॉरिजॉन्टली आपके 1 2 3 4 5 कितने हुए? 10 हुए? 10 है, तो टोटल 10 डिवीजन है। तो एम्पलीट्यूड आपका वर्टिकल एक्सिस पे मिलता है, आपको पता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप लोग क्या निकालते हैं? टाइम। यही होता है ना जब ग्राफ प्लॉट करते हैं आप लोग, तो टाइम या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। अगर टाइम पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम निकाल लेंगे। तो आपका वर्टिकल एक्सिस एम्पलीट्यूड सिग्नल का बताएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो अब ये जो पर्टिकुलर सिग्नल दिख रहा है, इस पे अगर हम कहें कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 1 डिवीजन आपका 1 वोल्ट यस है, सर। ठीक ना? तो ये 1 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में कहीं है, ये ग्राउंड आपका 0 यहाँ से देखेंगे, ठीक ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से देखिए ग्राउंड से 1 डिवीजन है और उसके बाद कुछ और डिवीजन है। तो कुछ और डिवीजन कैसे पता चलेगा? देखिए आपका जो 1 डिवीजन है वो भी सब डिवीजन में जो है बाइफरकेटेड है, डिवाइडेड है। एक बड़ा वाला डिवीजन 5 स्मॉल डिवीजन में ये डिवाइडेड है। देखिए 1 2 3 4 5। तो अगर बात करेंगे 1 डिवीजन आपका 1 वोल्ट है, तो 1 सब डिवीजन कितना होगा? ये 0.2 वोल्ट, क्योंकि एक पूरा डिवीजन आपका 1 वोल्ट है, तो एक छोटा डिवीजन आपका होगा 0.2 वोल्ट, ठीक ना? तो यहां से इसको जो है किससे शिफ्ट होगा, किससे शिफ्ट होगा? यहाँ पे देखिए हमने सेट कर दिया। ये पोजीशन एक्स को चेंज नहीं करता, ठीक ना? यहाँ से चेंज करके यहाँ देखिए, तो यहाँ से देखिए कितना टोटल बना? 1 डिवीजन 0.2 0.3 0.4, तो ये आ गया 1.4 वोल्ट इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मेजर कर लेंगे। जब लैब में आएंगे तो ऑसिलोस्कोप पे यहाँ पे ऑक्सी पेपर रख करके वहां पे आपको ड्रॉ करना होता है पेंसिल से, ठीक है? तो आप एज्यूम कर लीजिए, अब इस पेंडेमिक में क्या कर सकते हैं हम लोग, आप एज्यूम करिए कि आपका ऑसिलोस्कोप है, यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे प्लेस्ड हो गया है और इसका वोल्टेज वहां भी ऐसे डिवीजन आपको दिखेगा। ऑसिलोस्कोप का ये सिंपल आपका स्क्रीन है, जो स्क्रीन दिख रहा है, ऐसे डिवीजन वहां भी बने होंगे। ये स्टैंडर्ड डिवीजन आप लोग इंटर में किए होंगे, ऐसा नहीं कि आप जीरो हैं। हम तो उन बच्चों को ध्यान में दे रहे हैं जिन बच्चे एग्जैक्टली नहीं कहीं पढ़े, नहीं कुछ जाने हैं, ठीक है? हम मान के चलते 90% बच्चे ऐसा प्रैक्टिकल किए हैं। हाई स्कूल इंटर में भी ऑसिलोस्कोप वगैरह दिखाया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ से आपने जो है एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरीके से चैनल 2 में जाइए, ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट का जो है एम्पलीट्यूड देख लीजिए, क्योंकि इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है आउटपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ पावर लॉस आपका इस डायोड के अंदर हो जाएगा। तो आउटपुट पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा सिग्नल का वो सेम नहीं होगा इनपुट के, इनपुट से थोड़ा कम होगा। पावर और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है? पढ़ा कि नहीं आप लोग? सब पढ़े हो, फिजिक्स तो पढ़े, फिजिक्स पढ़े के बिना कहाँ से एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। पावर और एम्पलीट्यूड में सिंपल रिलेशन क्या है? हम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कुछ तो बताएंगे आप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एम्पलीट्यूड के इनवर्सली, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, यही मतलब हुआ ना? सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हुआ तो पावर कम होगा आपके हिसाब से।
बेटा कुछ चीजें आप लोग जो पढ़ के आए हाई स्कूल इंटर में, उस चीजों को आपको कैरी करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिल्कुल यहाँ पे परेशानी हो जाएगी ना। ऐसे तो पता चलता है कि हमारे यहाँ फिर बहुत ही मतलब वीक बच्चे आए हैं, ये गलत बात है। ये छोटी छोटी बातें सबको आना चाहिए। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर मान लो 10 वोल्ट है और पावर उसका 100 वाट है, अगर इसका एम्पलीट्यूड आपने दुगना कर दिया तो पावर इसका जो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। ये सब चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, जरूरत पड़ेगा। तो चलो ठीक है, जिनको पता है उनके लिए सही, जिनको नहीं पता हो आप लोग ये जान जाओ कि जो है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमने क्या कहा कि आपका जो इनपुट पावर है, आउटपुट पे जो है पावर कुछ कम होगा, इनपुट पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस आपका डायोड में हो जाएगा, तो उस लॉस के करस्पॉन्डिंग आपका जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको कितना कम मिलेगा, ये आपका जो है पावर कितना लॉस हुआ डायोड में, आउटपुट पे कितना पावर मिला, ये कैसे पता चलेगा? ये जो एम्पलीट्यूड है इसी को कैलकुलेट करने पता चलेगा ना। यानी इनपुट पे आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, आउटपुट पे आपका एम्पलीट्यूड कम है, तो यहां से आप पता कर लेंगे कि कितना कम हुआ आपका जो है आउटपुट पे पावर एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करिएगा। फिर एक टेबल बनाएंगे आप लोग, ठीक है। टेबल बनाए कि नहीं बनाए इसमें? ठीक, इसमें टेबल नहीं बना। तो आप लोग क्या करिएगा, टेबल बना करके ये आप इनपुट पीक मतलब होता है आपका 0 से पीक वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज निकालना। देखिए फार्मूला देख लीजिए आप क्या क्या है, VRMS इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई 2। VM होता है पीक वोल्टेज बाई 2 बटा 2 कर देना है। तो आप सिंपल ही अगर आउटपुट के ये पीक वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ से 0 से यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने डिवीजन है। 1 डिवीजन है, उसके बाद आपका 3 सब डिवीजन है, तो 1 डिवीजन 1 वोल्ट और 3 आपका जो 0.2 वोल्ट का एक होता है, तो 0.2 0.2 0.2 यानी 0.6 1.6 वोल्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो V पीक आपको मिल गया, बटा 2 कर दो, VRMS मिल गया, ठीक ना। VDC निकालना है अगर आपको, DC वोल्टेज कितना होगा, देखो VRMS जो है ये इनपुट है आपका, रूट मीन स्क्वायर, ये जो आपने AC सोर्स अप्लाई किया है इसका जो है पहले आपको वोल्टेज निकालना है, वो आप चैनल 1 से निकालेंगे। चैनल 1 से आपका जो है ये पीक है V पीक, यहां से निकाल लीजिएगा। इस V पीक का बटा 2 कर देंगे जब आप, तो आपको VRMS निकल जाएगा। DC आपको आउटपुट पे मिलता है, तो अब आपको चैनल 2 में आपका आउटपुट है, ये वोल्टेज आप निकाल लीजिएगा वर्टिकली। इस वोल्टेज को निकालने के बाद आपको VM यहाँ पे जो V पीक जो है आपका बटा पाई कर दीजिएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, सबको पता है, ठीक है। तो यहां से VDC निकल आया। फिर VAC निकालना है, VAC इज इक्वल टू अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। ये थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है ना ये सब चीजें, VDC VRMS VAC रिपल फैक्टर। यस सर। यस सर। हाँ सब कुछ पढ़े हैं आप लोग। तो बस इसी को आपको प्रैक्टिकली देखना है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको इस फार्मूले में रख के VAC आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर रिपल फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेटेड रिपल फैक्टर आपका जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे थ्योरम पढ़ेंगे, जब थ्योरी इसकी पढ़ेंगे देखेंगे वहां पे मिलेगा। पीक करंट भी इन्होंने निकाल के दे दिया है, ठीक है, पीक वोल्टेज पीक करंट। तो यहाँ से आप इस प्रैक्टिकल को वेरी कर करके, एम्पलीट्यूड को वेरी करके, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर करके आप ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। हाँ जी आइए बताइए क्या दिक्कत है। हाँ जी बताइए, आ जाओ। चप्पल पहन रहे हो, चप्पल पहन रहे हो, चप्पल पहन रहे हो, ठंडा बहुत है। हाँ जी, स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे हो?
सर सीबीएसई बोर्ड से है, अब सर शो कर रहा है यूपी बोर्ड हाई स्कूल डिटेल, इसके लिए कौन से ईयर में हो? हाई स्कूल सर। अभी इस समय आप कौन से ईयर में हैं? सर फर्स्ट ईयर। अभी फर्स्ट ईयर है? यस सर। तो फर्स्ट ईयर को तो बुलाया नहीं गया, आप क्यों चले हैं? ये सर हार्ड कॉपी करेक्शन करवाया है ना, क्योंकि इसमें सर कहाँ घर है? सर जौनपुर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हार्ड कॉपी आपने करेक्शन करवाया है? यस सर, क्योंकि अकाउंट नंबर इनवैलिड दिखा रहा है सर। नहीं, इनवैलिड दिखा रहा था तो अकाउंट नंबर आपका गलत भरे थे आप। यस सर, तो 00 आ गया। अकाउंट नंबर पहले गलत भरे थे आप? हाँ सर। आप सही भर दिए हो? हाँ सर। चलो ठीक, रख दो जाओ। बिल्कुल जाइए। सर उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जो हाई स्कूल डिटेल्स फॉर्म यूपी वो बोर्ड? आप अकेले नहीं हो, ठीक है, पूरे कॉलेज में हर साल वही होता है, और उसकी लिस्ट जो है समाज कल्याण से आएगी, फिर दिया जाएगा उसका आंसर। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो अपने सीआर से बात करिए, ठीक है। कॉलेज में 600-700 बच्चों को हम सबको नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। हाँ, तो अपने सीआर से बात करो, सीआर पूरे क्लास की समस्या एक साथ हमको बताएगा, हम उसको बता देंगे जो भी आंसर होगा। बिल्कुल जाइए आप। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करना है। सिंपली इसमें आप जो है भूल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्ट्रक्शन में जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए सब कुछ लिखा है। अभी हमने जिसको कहा है सेट रजिस्टर आरएल, तो सेट करने का मतलब कहीं भी आप सेट कर दीजिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 500 ओम पे सेट करना है, 600 ओम पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रा सर्किट, इसमें ये देखिए, इसमें ड्रॉ करने के लिए बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे ड्रॉ करेंगे आप। देखिए अलग अलग कंपोनेंट सब यहाँ पे रखे हुए हैं, अब इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? अगर आप यहाँ भी कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इंस्ट्रक्शन में फिर जाइए, देखिए कितना अच्छे से लिखा है। कनेक्ट कंपोनेंट एज मेंशन्ड बिलो, L1 L7, L1 को L7 से कनेक्ट करना है, ठीक ना। और क्या है? L3 L7, L7 कहाँ है आपका? ये आपका देखिए चैनल L1 है, इसको कनेक्ट कर दीजिए L7 से, L7 को L3 थे, ठीक है। और क्या कह रहा है? सिंपल, आप तो जानते हैं सब चीजें, इसे कनेक्ट कर दो। ये देखिए गलत कनेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, ये खुद में ही कनेक्शन हो गया। और क्या है इसके बाद? ऑसिलोस्कोप को भी यहां से कनेक्ट कर दो, फिर इसको सिंपल यहां से कनेक्ट कर दो ग्राउंड से। ऑसिलोस्कोप में और कुछ नहीं चाहिए। ऑसिलोस्कोप का दूसरा पार्ट जो है ग्राउंड है, ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्ट है। और कुछ कनेक्ट करना है? बैटरी कहाँ है इसमें? चैनल 1 चैनल 2 लिखा है इस पे। इंस्ट्रक्शन में देखिए L1 L7 L3 L7 L4 L5, ठीक है। L5 को L8 से कनेक्ट है, ठीक है। L12 को L6 से कनेक्ट किया गया है, भी ठीक है। L8 को L9 से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, ये ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप आपका जो है ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, जंपर वायर के थ्रू। क्लिक 1 एंड देन ड्रैग टू 3 एंड सो ऑन। अच्छा, क्लिक करने का तरीका बताया है, ठीक है। क्लिक ऑन चेक कनेक्शन बटन, चेक कनेक्शन बटन पे क्लिक करिए, देखते हैं। रॉन्ग कनेक्शन बता रहा है, कहाँ गलती हुई है, चेक करो इसको। ये जो रॉन्ग है वो आपका जो है ये ब्लैक हो गया है कनेक्शन, ठीक है। L6 टू L12 है कि नहीं? L12 टू L6 तो दे रहा है यहाँ, देखिए। नहीं, जो रॉन्ग कनेक्शन हो ब्लैक कलर का हो गया। कलर दिख रहा है कि नहीं आप लोग के मोबाइल में? यस सर। यस ब्लैक और ग्राउंडेड है, हो सकता है। ओके, डिलीट ऑल कर दो, लो फिर से कनेक्शन करो। अब देखिए यहाँ पे कैसे L1 टू L7 1 बाई 1 कनेक्ट करते हैं, चलो।
L1 to L7 ये हो गया। अब क्या कह रहा है, L3 to L7, ठीक है ये भी हो गया। अब चेक करिए L4 to L5, ये दोनों कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। ये क्यों यहाँ भाग जा रहा है बार बार? पहले इसी को कनेक्ट करते हैं। चलो अब कि नहीं भागा। अब क्या कह रहा है, L4 to L5 हो गया, L5 to L8, L5 to L8, फिर L12 to L6, 12 तो यही है और ग्राउंड से ही सही वर्ड से कनेक्ट है। पहले से ब्लैक दिखा रहा है। अच्छा एक ग्राउंड है, ओके। चलो ये कलर कोडिंग आप लोगों को बाद में बताया जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक होना कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दे रहा है यहाँ पे। अब चेक कनेक्शन, राइट कनेक्शन, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है, ये जो गोला इसी पे हो गया था, इसी की वजह से था, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं लोड अपना यहाँ पे कुछ अपना सेट कर दो, फिर प्रैक्टिकल ऑन कर दो, ठीक। फिर वही बातें चीजें आपको एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके आप जो है रिजल्ट देखते जाओ। सबसे पहले आपको साइन वेव पे डबल क्लिक करना है, फिर ऑसिलोस्कोप पे भी क्लिक करना है। यहाँ चैनल 1 चैनल 2 चैनल करते रहिए। चैनल 1 पे इनपुट देखने के लिए, चैनल 2 पे आउटपुट देखने के लिए। डुअल का मतलब दोनों इनपुट आउटपुट दोनों एक ही स्क्रीन पे दिखेगा, 2 चैनल पे अलग अलग, ठीक है। ऐसे करिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जो थ्योरी पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है तो सब कुछ जो है इजी हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात किया है कि डीसी सोर्स क्यों लगाते हैं, ठीक है। आपके जो है सिलेबस में है पेज नंबर 38, यहाँ से जा करके आप जो है हाफ रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर कर लेंगे। जीना डायोड, जीना डायोड की थ्योरी पढ़िए, यहाँ पे सब कुछ इतना डिटेल लिखा गया है। तो थ्योरी थोड़ा थोड़ा जो है आपको फाइल में लिखना है। फाइल बना रहे हो कि नहीं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। फाइल सबका बन जाना चाहिए। और जब भी आप फर्स्ट मार्च को आएंगे तो फर्स्ट मार्च तक आपका जो फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल, जिसमें पहला आपका क्या था, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट। उसके बाद हमने आपको बताया जो है पीएन जंक्शन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सिलेबस में जैसे दिया है वैसे ऐसे ही आपको पढ़ना है, लिखना है उसी क्रम में। नेक्स्ट आपका शायद जीनर डायोड है, जीनर डायोड है ना सिलेबस में? हाँ जीनर डायोड है। तो इसको लिखिएगा, थ्योरी लिखिएगा, प्रोसीजर नहीं लिखना है। प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर फाइल में नहीं लिखना है, थ्योरी लिखना है। फिर सीधे सिमुलेशन में आपका क्या आ जाएगा, सिमुलेशन में आपका सर्किट डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल भी आ जाएगा आपका, जैसे हाई स्कूल इंटर में करते थे बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं और एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्रोसीजर अगर वहां आप लिखते नहीं होंगे तो यहाँ नहीं लिखना है। फिर आप इनपुट आउटपुट का जो ग्राफ है ये भी बनाना है, ठीक है। और यहाँ सिमुलेट करके, अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में हो रहा है तो सिमुलेट कर लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो इस पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा। जब लैब आपका रन करेगा फर्स्ट मार्च से तो वहां पे आके प्रैक्टिकल करके आप उसमें टेबल में फिल कर लीजिएगा डेटा, ठीक है। इतना कंप्लीट करके आप लोग लेके आएंगे फाइल फर्स्ट मार्च तक। तो इसमें क्या करना है, जीनर डायोड, हाउ योर जीनर डायोड इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, कंस्ट्रक्शन वाइज एंड एप्लीकेशन वाइज। चलो थोड़ा सा आप लोग थ्योरी बताइए।
कौन बताएगा? अभी तो हम रैंडम ऐसे किससे पूछ नहीं सकते हैं, जिसको आता है वही बताओ। जीनर डायोड और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस है, जो भी आप जानते हो जी। नवनीत, जीनर डायोड में जो बायसिंग होती है वो थोड़ी पतली होती है पीएन जंक्शन डायोड से, पी और एन के बीच में। बायसिंग नहीं, वो डिप्लीशन विड्थ होता है बेटा। ठीक है, गुड। सर जेनर डायोड केवल रिवर्स बायस के लिए होता है, जबकि सिंपल बायसिंग डायोड तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों के लिए होता है। आप और सर एप्लीकेशन बता जेनर रहे हैं। डायोड में डिप्लीशन डोपिंग ज्यादा होता है जेनर डायोड में। गुड। ओके। जेनर डायोड में डोपिंग लेवल क्या होता है? सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग लेवल क्या होता है? डोपिंग क्या होता है? इम्प्योरिटी मिक्सचर, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, इम्प्योरिटी मिक्सिंग। इम्प्योरिटी मिक्स करने की जरूरत क्या पड़ती है? ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में न जाओ। ठीक है, हम मान के चलते हैं। अच्छा, डोपिंग जो आपका है वो रेशियो, डोपिंग रेशियो क्या होता है? सिंपल आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम में से कोई एक होता है ना। इसके बारे में डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे कि और क्यों नहीं यूज करते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन ही क्यों यूज किया जाता है, ये सब बाद की बातें। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो लेक्चर है हमारे। जो जेनर डायोड होता है सर, उसमें डोपिंग 1:10⁵ होती है। 10⁵ होती है। गुड। और नॉर्मल डोपिंग कितनी होती है बेटा? 1:10⁸ होती है। 1:10⁸. What does it mean? It means yes. बताए सर? हाँ, कोई बता रहे? जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁸ अगर एटम्स हैं तो उसमें एक इम्प्योरिटी जोड़ी किसके जाएगी। एटम है? हाँ, सिलिकॉन के, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, उसके 10⁸ का मतलब होगा कितना होगा? 10⁸ होगा 10 लाख हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक ना। 10 करोड़ सिलिकॉन एटम में एक सिंगल एटम इम्प्योरिटी का है। तो ये डोपिंग जो आपका है इसको कहते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन डोपिंग। और 10⁵ मीन्स 1 लाख। 1 लाख सिलिकॉन एटम में अगर एक सिंगल इम्प्योरिटी एटम आपका ऐड किया जाता है तो ये आपका है जीनर डायोड की डोपिंग। ठीक ना, ये तो आपने समझ में आ गया अंतर। ठीक है। अच्छा, ऐसा डोपिंग करने से अभी आप लोगों में से किसी ने बताया कि डिप्लीशन विड्थ जो है आपकी नैरो हो जाती है, और दूसरे ने किसी ने बताया कि सर एक फॉरवर्ड वाइस में यूज किया जाता है, एक रिवर्स वाइस में यूज किया जाता है ना। बिल्कुल सही, आप लोग सब सही बता रहे हो। एप्लीकेशन कोई बताएंगे कि रिवर्स वाइस में कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है? वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए सर। गुड गुड गुड। और रेक्टिफायर के लिए नॉर्मल डायोड यूज होता है, और क्लिपर और क्लैंपर्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जानते हो ना, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी आप नेगेटिव वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो क्या आपका जो है करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, यही होता है ना। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का और जेनर डायोड में, दोनों में क्या डिफरेंस है कोई? यस सर, ये जो होता है ये 6 वोल्ट से अगर लो वोल्टेज रहेगा उस पे ऑकर होता है, और जबकि सिंपल वाला 6 वोल्ट से अधिक का रिवर्स वोल्टेज रहेगा तब होगा। अच्छा, तो अगर एक कोई डायोड आपने ले रखा है, इसे ये मान लो ये डायोड है आपका सिंपल, सॉरी ये सिंपल जंक्शन डायोड है ना, पीएन जंक्शन डायोड। जीनर के लिए क्या करते हैं आप, थोड़ा सा ये जो टिल्ट कर देते हैं इसको भी और थोड़ा सा इसको भी, जीनर डायोड हो गया है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है? यस, इसको आप कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए 2। तो जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कौन है इसमें से? 2 1 है या 2 है? सेकंड वाले 2
Second. सेकंड है ना? ओके, इसमें क्या आप लोगों ने देखा, बारीकी क्या है इसमें? शार्प ब्रेकडाउन फिक्स टेम्परेचर, फिक्स वोल्टेज। आपका जो ब्रेकडाउन है शार्प है। शार्प मीन्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। almost straight lines means there is a rapid increase in current at a certain voltage or breakdown voltage, ठीक ना? जेनरल वोल्टेज जिसको कहते हैं जेनरल ब्रेकडाउन। तो जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आपका रैपिड इंक्रीज इन करंट है, जबकि यहाँ पे आपका क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन करंट है ना? धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, और ये आपका रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे वही कारण है जो भी कुछ बच्चों ने बताया, जो है ब्रेकडाउन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ग्रेजुअल इंक्रीज जो करंट हो रहा है, एक जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? या दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये आपका है कि आपका एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनरल ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है? दोनों की फिजिकल फिनोमिना क्या है? इसके पीछे फिजिक्स क्या है? जेनरल ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन के पीछे की फिजिक्स क्या है? एटम के एक में आप जानते हैं कि एटम आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है टकराने की वजह से। और एक में क्या होता है? रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कि दोनों में एटम के टकराने से जो है आपका ब्रेकडाउन होता है। नहीं, जेनर डायोड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से होता है। हाँ बेटा, इसी बात को आप अलग अलग कर करके जब समझेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक ना? बिल्कुल सही है आप लोग। अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है? रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। रप्चरिंग मतलब क्या होता है? टूट जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके करस्पॉन्डिंग जो होता है, जब विड्थ, देखिए फील्ड की, एक मिनट, एक सिंपल सा इक्वेशन देख लीजिए आप लोग। फील्ड इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी। जैसा भी किसी ने कहा कि सर विड्थ नैरो हो जाता है तो इससे फायदा क्या होता है? यही फायदा आपको दिखा रहे हैं हम। जो आपका डिप्लीशन विड्थ डी है, इसको स्मॉल से डी से लिखते हैं ना, ये मान लेते हैं आपका जंक्शन है, यहाँ पे हमने बना दिया आपका जंक्शन है सिंपल। इसकी जो विड्थ है ये आपकी डी है, ठीक। अगर ये विड्थ आपका जो है कम होगा, नैरो विड्थ होगा, पतली विड्थ होगी, तो क्या होगा? यहाँ पे V अपॉन डी है। आपका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा कि लो हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा। तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इस जंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत ही हाई होगा। और ये फील्ड और जो एटम के अंदर का जो फील्ड होता है, ये आपका जो है न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट होता है, मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे बधा हुआ है ऑर्बिट के अंदर? ये आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फील्ड होता है ना, या आप फोर्स पढ़ते हैं कि इसके पीछे एक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपका जो है न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज आपस में जुड़े होते हैं। सिमुलेशन से आप इसको भी यहाँ पे जाके, ये जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक लाइन, जो आपका जेनर डायोड लाइन रेगुलेशन है, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक ना? ये एक्चुअली एप्लीकेशन है, जेनर डायोड का एप्लीकेशन है लाइन रेगुलेट करने के लिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। आप कैरेक्टरिस्टिक इसको लिख लीजिएगा, जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल आपका वोल्टेज और करंट में रिलेशन आपको करना है, तो इतना प्रैक्टिकल कर लो और इसके बाद बीजेटी पे हम जो है नेक्स्ट क्लास बताएंगे, अनाउंस करेंगे।